नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने में आज हल्की बढ़त देखने को मिली है। अमेरिका में महंगाई आंकड़ों से सोने की कीमतों को सपोर्ट है। हालांकि सोने की हाजिर मांग ठंडी है, लेकिन सीजनल वीकनेस के अलावा हॉलमार्किंग की दिक्कतों के कारण ज्वेलरी डिमांड भी यहां पर सुस्त बताई जा रही है। अब आगे सोने चांदी की कीमतों को लेकर क्या रुझान है, आज इसी पर करेंगे फोकस। साथ ही ज्वेलरी डिमांड के आउटलुक पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और बावा ज्वेलर्स के गौरव बावा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले एक प्राइस व्यू यहां पर ले लेते हैं। और सुनील, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि $1800 पर आउंस के ऊपर तो भाव यहां पर जरूर टिके हैं, लेकिन उसके आगे यहां पर और प्रोग्रेस हमने बढ़ते हुए नहीं देखी। जी नमस्कार मनीषा, मुझे लगता है $1812 के आसपास कॉमेक्स पे चल रहा है गोल्ड, और डोमेस्टिक मार्केट में स्लाइटली बिलो 48,000 के रेंज में चल रहा है गोल्ड। करंट फंडामेंटल्स देखते हैं तो जैसे आपने बताया, यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो डेटा है वो 13 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे आया है, तो 5.4% के आसपास आंकड़ा है, जिसका सपोर्ट शॉर्ट टर्म में भले ही गोल्ड को मिलेगा। बट उसके अलावा हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है अगेन 3 मंथ्स हाई पे ट्रेड कर रहा है, 92.72 के रेंज में भी चल रहा है, जो कि गोल्ड के अपसाइड मूव पे कैप कर सकता है। और इवन 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में भी थोड़ा बहुत जंप हमने ओवरनाइट देखा हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बहुत अग्रेसिवली ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट नियर टर्म में मुझे लगता है जो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो $1800 के ऊपर बना रहेगा, तो वहां पे बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज्यादा सीवियर कंसिडर करा जा रहा है, तो उससे भी जो थोड़ा बहुत सेफ हेवन अपील है गोल्ड में फिर से वापस आते हुए नजर आ रहा है। और ज्यादातर नजरें पीपीआई डेटा पे है, बैंक ऑफ चाइना का आज मीटिंग है, और इवन फेड चेयर पावेल का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रहेगा। मेरा ये मानना है कि थोड़ा डिप पे बाई करके चलना चाहिए। प्राइस आउटलुक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 48,200 का टारगेट लेके बाई करना चाहिए। 47,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। सोने में खरीदारी की राय है, 48,300 तक के यहाँ पर टारगेट्स हैं। जय, आप कैसे देखते हैं, और सोने और चांदी के बीच में आप क्या चूज करेंगे और क्या खरीदारी की राय आपकी भी है? जी मनीषा, गुड मॉर्निंग। मैं भी सहमत हूँ सुनील के व्यू से। मुझे लगता है गोल्ड में यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि एक इन्फ्लेशन एक ट्रिगर है। अगर देखिए, अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनिंग अगर करता है यूएस इकोनॉमी या फेड, तो उसके कारण एक अनसर्टेनिटी और बढ़ेगा। अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी है काफी फ्रेजाइल स्टेट पे है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का एक्शन या एंटिसिपेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ स्टिमुलस ये गोल्ड को और बूस्ट करेगा प्राइसेस को। तो मुझे लगता है $1770 को अगर आप बेस मान के चले मीडियम टर्म में, तो अपसाइड में प्राइसेस 1840 उसके बाद $1870 तक भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आई थिंक 47,900 एक अच्छा लेवल है बाई के लिए। 47,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस वीक्स पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है 48,400 से 48,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर जारी की जानी चाहिए। 48,000 के करीब का सोना फिलहाल यहाँ पर है, और करीबन 0.25% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार है। जैसे पहले कहा गया कि यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स को तो रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में पॉवेल टेस्टिमनी जो आज और कल है, उसके पहले भी यहाँ पर हमने सोने में खरीदारी देखी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन एज डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 3 महीने के हाईज पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोने में तेजी बरकरार है। साथ में अब यहाँ पर गौरव बावा को भी जोड़ लेते हैं। गौरव नमस्कार। जहां तक हाजिर मांग की बात है, बहुत ज्यादा नहीं बताई जा रही। पिछले 2 महीने इन एनी केस वीक थे। बाजार में हमने ये ट्रेंड देखा है कि लोग अपने सोने की बिकवाली करने ज्यादा आ रहे हैं और खरीदारी करने कम आ रहे हैं, तो वो स्क्रैप गोल्ड मार्केट्स में ज्यादा आ रहा है। और इसके अलावा जिस तरह की हॉलमार्किंग की दिक्कतें हैं, एज एन इंडस्ट्री आपको जुलाई का महीना कैसा दिखता है? नमस्कार मनीषा जी। अभी हॉलमार्किंग वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है हमारे को भी ट्रेड करने के लिए। हमारे जो लीड टाइम है ऑर्डर्स का और सारी इन्वेंट्री का, दैट हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 10 डेज। एक हफ्ते तक तो हमारे को हॉलमार्किंग करके प्रोडक्ट से नहीं वापस मिल रहे हॉलमार्किंग सेंटर से, विच इज अ वेरी बिग कंसर्न। आई थिंक अगर इसको ठीक नहीं करा गया तो मे बी इन नेक्स्ट फ्यू डेज शायद गवर्नमेंट को ही कुछ स्टेप लेना पड़ेगा फॉरवर्ड। They might even have to roll it back because things are not working in the way as we got the assurance from the government's end. So hallmarking वजह से तो HUID is a very big concern, I would say. मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा initially, but it is become a very big concern for the industry. Secondly, जो आप पूछ रहे थे गोल्ड के अंदर बिकवाली जो आ रही है, as such इतनी ज्यादा we have not seen in the past 1 month. इतना कोई मतलब ऐसा एक्सचेंज आउट ही हो रहा है जो भी हो रहा है,
बट कैश आउट बहुत ही कम है, मिनिमल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे ऑलरेडी द प्राइसेस आर लोअर ऑन द लोअर साइड एंड आई सी द प्राइसेस टू जंप अप by Diwali to around 60 to 65,000. So I am very, very bullish on gold. So this is how I look at it. और गौरव, जो नई खरीदारी है यहाँ पर ज्वेलरी की, वो नंबर्स फिलहाल कैसे नजर आते हैं? क्लियरली जुलाई का महीना यूजुअली सीजनली हल्का सा वीक होता है, अगस्त में फेस्टिवल शुरू होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सोने की खरीदारी आता हुआ देखते हैं, लेकिन इवन दैट क्या पेंट अप डिमांड आता हुआ देख रहे हैं? क्या लो प्राइसेस का लोग फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल लोअर प्राइसिंग का भी लोग फायदा उठा रहे हैं। मोर ओवर पहले ऑलमोस्ट 1.5 महीने का इंडिया में लॉकडाउन ही था, और सो उसकी वजह से जून के मंथ के अंदर वी स्टार्टेड ऑफ समवेयर बिटवीन आई थिंक इन द सेकंड वीक ऑफ जून। सो वहां से डिमांड काफी अच्छा ही है। मतलब लास्ट ईयर आई वुड से इफ आई कंपेयर विद द लॉकडाउन्स वी हैड इन द लास्ट ईयर, उसके खुलने के बाद में ऑलमोस्ट 1-2 महीने तक मार्केट को रिवाइव होने में टुक लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल, बट दिस टाइम मतलब इस पर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा। आई थिंक within 2-3 days things are back to normal and we have good walk-ins at the store. Everything is really booming, I would say. Okay. For us it is. पॉइंट टेकन। तो फिर जुलाई का महीना आप बेहतर देखते हैं? आई मीन इवन हॉलमार्किंग में जैसे आपने कहा कि दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे? एब्सोल्युटली। जो उसकी हॉलमार्किंग की दिक्कत आ रही है उसको we'll have to find a way out to fix it because we work on a very like हमारे स्टॉक टर्न्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू वर्क ऑन लोअर मार्जिन्स इन गोल्ड ज्वेलरी। सो उसकी वजह से हमारे को स्टॉक को थोड़ा सा ज्यादा पहले अपना लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। मे बी अगर हम 15 डेज का स्टॉक एड अप कर देंगे टू दी टोटल क्वांटिटी वी कीप इन द स्टोर, सो दैट वी विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। जो हॉलमार्किंग की वजह से दिक्कत आ रही है उसको भी, दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट नाउ। ओके, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पर ज्वेलर्स की जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की हॉलमार्किंग की ग्लिचेस फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन एक्सचेंज ज्वेलरी ज्यादा है, नई मांग में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन अगस्त में और उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। गौरव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम हाजिर बाजार में क्या चीजें चल रही हैं भारत में वो हमें समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पे मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आज भी जारी है। जिस तरह से चीन का हमने कल ट्रेड डेटा आते हुए देखा, काफी क्लियर था कि मेटल इंपोर्ट वहां पर घटता हुआ नजर आया है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ है, उसका भी असर यहां पर प्राइसेस में है। कैसे देखते हैं आप जय मेटल्स के प्राइसेस को और यहां से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जी मनीषा, मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ एंटायर बेस मेटल पैक पे, स्पेशली कॉपर पे। थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्ट नंबर्स कम हुए हैं चाइना में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट रिजर्व ने अपना सप्लाई साइड ओपन किया था, के कारण लोकल डिमांड यहाँ पे मीट हुआ था। बट जिस हिसाब से यहाँ पे कंज्यूमर डेटा पॉजिटिव है, कोविड वैक्सीनेशन के रोल आउट्स अच्छी तरह हैं ग्लोबली और डिमांड रिवाइवल के चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं, तो अगेन यहाँ पे सप्लाई डिमांड मिसमैच ही प्ले कर रहा है फंडामेंटली। तो प्राइसेस करंट लेवल पे भी बाइंग लग रहा है। मुझे लगता है अपसाइड में यहाँ पे 735 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 717 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म में भी बाई करके चला जा सकता है। कॉपर में खरीदारी की राय है, 735 के टारगेट्स वहां पर। सुनील, आप कैसे देखते हैं? आपकी भी कोई बाय रिकमेंडेशंस हैं इस सेक्टर में? जी, मुझे लगता है कॉपर 730 और 735 का टारगेट लेके बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकल स्टॉक का बात करते हैं तो आउटसाइड एलएमई वेयरहाउस अगर हम देखते हैं तो 10% की शॉर्टेज जो है हमको देखने को मिल रही है, तो वहां पे थोड़ा बहुत प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरा, चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी बैंक के जो कैश होल्डिंग लिमिट्स होते हैं उसको कम करा है, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे भी ओवरऑल बेस मेटल पैक को मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलेगा। मेरा पिक इवन निकल रहेगा। निकल अभी 1398 के रेंज में चल रहा है, उसके रिकॉर्ड लो इन्वेंट्रीज हैं शांघाई एक्सचेंज पे अगर हम देखते हैं तो। और मुझे लगता है कि इंडोनेशिया की तरफ से भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मेल्टर्स में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से निकल के प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी फ्रंट पे भी डिमांड जो है फोरकास्ट अच्छा है, तो निकल मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी लिया जा सकता है। 1390 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 1415 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है इंडियन एक्सचेंज में। निकल में 1400 के लेवल्स हमने होल्ड करते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एलएमई पर हमने अच्छी खासे गेन्स आते हुए देखे हैं। और जैसे आपने कहा कि बाकी मेटल्स में इतनी चिंता
नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम और निकल में यहाँ पर इन्वेंट्रीज की भी कमी है, जिसका असर या इम्पैक्ट हम प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर 74 और 76 डॉलर्स दोनों ही क्रूड वेराइटीज कारोबार करती हुई नजर आई हैं। काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पर कल शाम आईईए की तरफ से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर में जो डेफिसिट है वो 10 साल में सबसे बड़ा रह सकता है। मांग जोरदार पकड़ी हुई है और ओपेक और एलाइज की तरफ से उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर टैप्स ओपन करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इन सब की स्टेटमेंट्स की वजह से हमने कुछ सपोर्ट मार्केट्स में आता हुआ देखा। 75 और 76 के आसपास के लेवल्स अभी भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर। सुनील, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस को, क्योंकि कोई बहुत बड़े डेटा की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। डॉलर जो मैक्रोज हैं यहाँ पर उनको क्लियरली यहाँ पर क्रूड फॉलो कर रहा है। जी, मुझे लगता है इवन यूएस की इन्वेंट्री पे हम अगर नजर डालते हैं तो कंसिस्टेंटली 4 से 5 हफ्तों से ड्रॉडाउन ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे इक्विटी मार्केट्स में जो फर्मनेस देखने को मिल रही है उससे थोड़ा क्रूड के प्राइसेस को सेंटिमेंटल बाइंग अप्रोच जो है देखने को मिल रहा है। और ईरान की तरफ यूएस का जो टॉक्स है उसमें भी धीमापन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीजें जो है एक पॉजिटिव बयास की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। WTI मुझे लगता है $78 से लेके $80 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। अभी तकरीबन $75 के रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नियर टर्म में जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है वो बरकरार रह सकती है, और जो अगस्त से प्रोडक्शन ईज आउट करने का जो एस्टिमेट था वो कहीं ना कहीं एक डिलेमा में है। और जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूड के आउटपुट में इजाफा नहीं होने वाला है। तो जैसे आपने बताया था, मुझे लगता है ये मोमेंटम जारी रहेगा। 5580 और 5600 के रेंज में एक ठीक ठाक एंट्री लेवल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी बनती है। 5550 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5650 और 5700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जय, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को और नेचुरल गैस दोनों ही प्राइसेस में आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? जी मनीषा, मुझे भी क्रूड ऑयल प्राइसेस में यहाँ पे अपसाइड नजर आ रहा है। काफी अच्छे टेलविंड्स हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे अनसर्टेनिटी कट को लेके जो ओपेक की तरफ से दिख रही है, प्लस यहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड रिवाइवल के चांसेस हैं, मुझे लगता है ब्रेंट $80 क्वाइट पॉसिबल है कि इस वीक में ही अचीव कर ले। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें कि 5580 के आसपास पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है 5540 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 5710। दूसरी तरफ नेचुरल गैस, मुझे लगता है यहाँ पे जो एक हीट वेव का सिनेरियो था यूएस और कनाडा में, जिसके कारण एक स्पाइक देखने को मिला था प्राइसेस में, मुझे लगता है अब वो धीरे धीरे फिजल आउट होगा और हायर साइड में यहाँ पे सेल करने की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए नेचुरल गैस में। खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस में भी बनती हुई, स्पेशली कच्चे तेल में, जहां पर वापस हम $78-80 के ऊपर भी जाने की यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। कॉटन में तेजी है और चने में यहाँ पर कारोबारियों को काफी दिक्कतें, दोनों ही कमोडिटीज पर करेंगे जायजा। नमस्कार, बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर कॉटन की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिली है। एमसीएक्स पर कॉटन 25,300 के आसपास आपकी स्क्रीन पर कारोबार कर रहा है। सप्लाई में कमी, मांग बेहतर होने से कॉटन को सपोर्ट है। हमारे साथ जुड़े हैं कॉटयान ट्रेड लिंक के आनंद पोपट। आनंद नमस्कार, और आपसे लगातार बात होती भी रही है और कॉटन के भावों में हमने लगातार इजाफा भी बनते हुए देखा है। जो लेटेस्ट ट्रिगर बाजार में है वो है बुआई का इलाका, जो हमने कम रहता हुआ देखा है, और अब बाजार को लगता है कि जिस तरह की विंडो ओपन है यहाँ पर बुआई के लिए, वो बहुत छोटी है कॉटन के लिए, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी आगे कि कॉटन का शायद बुआई का इलाका बढ़ पाएगा, वो अब शायद सिचुएशन नहीं है। आप कैसे देखते हैं नंबर्स? ओके, नहीं, बुआई का इलाका जो है ना वो लास्ट ईयर से कम 5% 10% बढ़ेगा ही। ओके, उसमें कम होने का चांस मेरे को दिखता नहीं है। तो रही बात गुजरात की, तो गुजरात में क्या वाटर लेवल अच्छा था और यहाँ के किसान लोग हैं, बारिश आने से पहले ही जमीन में उसको बीज लगा देते हैं, बारिश आते ही वो उसका पौधा शुरू हो जाता है बनना। तो अगर हम यहाँ पर, जी हाँ, तो आनंद, अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि कॉटन के यहाँ पर बुआई ठीक ठाक हो जाएगी और पिछले साल के मुकाबले जैसे आपने कहा कि 8 से 10% शायद ज्यादा ही होगी, तो किस तरह की फसल की उम्मीद है? और फिर आपको लगता है कि जो करंट प्राइसेस हैं ये जायज हैं? करंट प्राइसेस ज्यादा है, एट्रैक्टिव भाव है किसानों के लिए। ओके, शायद ये भाव नई सीजन में नहीं रह सकते हैं,
थोड़े कम भी रहेंगे, मगर एमएसपी भी बढ़ाया हुआ है, एमएसपी से ऊपर के ही भाव रहेंगे, वो पक्का अंदाज है अप टू दिसंबर तक। दिसंबर के बाद क्या होगा वो मालूम नहीं है, तब तक पाइपलाइन खाली रहेंगी और जितना भी माल आएगा उससे ज्यादा डिमांड रहेगी, इसलिए भाव ज्यादा कम होने का चांस नहीं है दिसंबर 21 तक। आपने कहा मांग यहाँ पर ज्यादा रहेगी, तो डोमेस्टिक मांग आपकी एक्सपेक्टेशन में ज्यादा है, और किस तरह के एक्सपोर्ट की फिर उम्मीद है इन करंट प्राइसेस पर? दोनों डिमांड रहेंगे। अगर क्वालिटी अपनी नई सीजन की क्वालिटी बढ़िया निकली तो एक्सपोर्ट की डिमांड पहले दिन से शुरू हो जाएंगी। जैसे कि 30 लाख कठान का प्रति मंथ कंजम्पशन है, तो अक्टूबर में और सितंबर में, अक्टूबर में 30 लाख कठान का नया अराइवल आना मुश्किल है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में 90 लाख कठान का माल मिल वालों को खाने के लिए चाहिए, तो दिसंबर एंड तक 90 लाख कठान का आवक होना चाहिए, प्लस जितना एक्सपोर्ट होता है उतनी आवक होनी चाहिए, तो बैलेंस शीट बराबर रहेगा डिमांड सप्लाई का। आनंद, एक फाइनल सवाल आपसे कि इन करंट लेवल्स पर भी क्या मांग उसी तरह की है, या आपको थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिविटी बाजारों में देखने को मिल रही है? क्या मिल्स, यार्न, जिनिंग मिल्स इन करंट लेवल्स पे भी उतना ही स्टॉक कर रहे हैं? जिनिंग मिलों के पास अभी कोई माल बचा नहीं है, बहुत मिनिमम माल स्टॉक बचा है। जो भी माल है वो सीसीआई के पास है, और सीसीआई के पास से जिन ट्रेडर्सों ने और एमएनसी ने लिया है उनके पास माल है। पॉइंट टेकन आनंद, बहुत जी, स्टॉक कम है। पॉइंट टेकन आनंद, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे वो उम्मीद है कि दिसंबर तक यहां पर कॉटन के भाव लगातार ऊपर ही रहेंगे। पिछले 2 महीनों में हमने 15% की तेजी कॉटन के भावों में आते हुए देखी है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि पाइपलाइंस खाली हैं, करंट स्तरों पर भी यहां पर स्टॉक्स की और स्टॉकिस्ट की और मिलों की मांग है, जिसका सपोर्ट यहां पर बरकरार रहेगा। सुनील, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस को? मनीषा जी, मुझे लगता है जो ईयर एंडिंग स्टॉक है इंडिया में वो 75 लाख बेल से कम होने की आशंका है करंट सीजन में, और डोमेस्टिक डिमांड में पिकअप अच्छा नजर आ रहा है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो मोमेंटम थोड़ा और पॉजिटिव रह सकता है। इवन ओवरसीज हम देखते हैं तो जो ग्रोइंग एरियाज है कॉटन, वहां पे वेदर कंसर्न्स अभी भी हैं, तो उसके चलते इवन इंटरनेशनली भी प्राइसेस जो हैं अपसाइड हैं। सीएआई का एक रिवाइज्ड कॉटन एक्सपोर्ट का अंदेशा है कि 65 लाख बेल के ऊपर का एक अपना रह सकता है एक्सपोर्ट नंबर, तो उसके चलते मेरे हिसाब से 25,200 के रेंज में अगर मिलता है तो अभी भी खरीदना चाहिए। 25,700 से लेकर 25,800 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि यहां से भी 500 रुपए तक की तेजी अभी भी बाकी है यहां पर कॉटन के भावों में आने वाले समय में। आगे बढ़ेंगे और दालों पर बात कर लेते हैं, जहां पर स्टॉक लिमिट लगने के बाद कारोबारी परेशान है। स्टॉक लिमिट के कारण कारोबार पर असर भी देखने को मिला है, जिसके चलते दलहन व्यापारी सरकार से स्टॉक लिमिट हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केट के पल्सेस एंड फूड ग्रेन कमेटी के चेयरमैन प्रदीप जिंदल। प्रदीप जी नमस्कार। काफी जब से स्टॉक लिमिट लगी है, हमने क्लियरली काफी यहां पर कारोबारियों से बात करी है और सबका यही मानना है कि सरकार से बातचीत जारी है, यहां पर इसे हटाने की मांग की जा रही है। कैसे फिलहाल, सबसे पहले तो आप कैसे कारोबार पर इसका असर देखते हैं? इससे कारोबार पे बहुत सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया इससे बहुत परेशानी में है। सरकार ने ऐसा लगता है आनंद फानंद में लिमिट लगा दी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और 1955 से जब से ये एक्ट लगा है उससे आज तक पहली बार हमने देखा है सेंटर स्पेसिफाई कर रहा है स्टेट्स को कि भाई इतनी लिमिट इस चीज पे, इस कैटेगरी में इतनी लिमिट लगाओ। अब दलहन जो होती है, मेन दलहन जो होती है वो 10 प्रकार की साबुत दलहन होती है, और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं छिलका, वाश और प्रोसेस साबुत, पॉलिश साबुत, तो कुल मिलाकर के 28 प्रकार की दालें होती हैं, जिसमें से एक प्रकार की जो दाल है वो 100 टन से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ऐसा लगता है सरकार ने इसको प्रैक्टिकल रूप में ना सोच कर करके होलसेलर को ही उन्होंने रिटेलर बना दिया। और व्यापारी ऐसी कड़ी होती है जो बहुत बड़ी कड़ी होती है, जो माल सप्लाई करती है मिलर्स को और फार्मर से माल लेती है, उसका बहुत बड़ा वाइटल रोल रहता है। और 92% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन व्यापारी ही संभालता है किसान का माल। गवर्नमेंट तो सिर्फ 8% से ज्यादा माल लेती नहीं है जी। तो प्रदीप जी, कैसा फिलहाल कारोबार है? क्या बंद पड़ा है? क्या वॉल्यूम्स यहाँ पर कम हुई हैं? भावों में तो क्लियरली हमने एक रिएक्शन आते हुए देखा ही है, क्योंकि भाव यहाँ पर एमएसपी के नीचे लगातार हैं। ऐसे ही बंद करने का इसका कोई हल नहीं है। हल इसका सिर्फ ये है, सरकार से बात नहीं है। हमने यहाँ पर पीयूष गोयल जी से लगातार संपर्क में है और उनको ये भी बताना चाहते हैं अगर ये स्टॉक लिमिट रही तो दालों की जो सप्लाई का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
और हम सांसदों से भी हैं और राज्य के खाद्य मंत्री अपने अपने राज्य के अपने अपने खाद्य मंत्री से बाकी एसोसिएशन भी टच में है और बहुत ही जल्दी हमारे को पीयूष गोयल जी का टाइम मिल जाएगा, उनको सारी हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अवगत कराएंगे। और जो इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने 45 दिन की रेस्ट्रिक्शन कर दी है, शायद सरकार के जो अधिकारी हैं इन्होंने प्रैक्टिकल इनको समझाया नहीं। 40 से 50 हजार टन का जहाज आता है, उसमें 100 टन, एक अगर मसूर आती है 40,000 टन, तो 100 टन के 400 बाहर कैसे आ जाएंगे, कैसे पेमेंट होगा और वो 45 दिन में पूरा जहाज कैसे बिकेगा। इस तरह से ये सब जो है ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और मैं मनीषा जी एक बात और आपको और सारे अपने इंडिया में जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बोलना चाहता हूँ, ये जो फ्रिक्वेंटली पॉलिसी में चेंज आ रहा है, कभी ये 15 मई को ओपन जनरल लाइसेंस में तुअर मूंग उड़द का इंपोर्ट खोल देते हैं, कभी ये इसको स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, तो जो बाहर के जितने भी एक्सपोर्टर हैं सबका गवर्नमेंट से जितना भी इंडियन बायर के ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसी से सारा विश्वास खत्म हो गया है। और कम से कम 1 लाख टन के जो इंडिया में माल आना था, इंडिया में सप्लाई आनी थी, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉश आउट हो गए हैं और डाइवर्ट होकर के टर्की, बांग्लादेश और इजिप्ट और दुबई चले गए हैं। कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहाँ पर दालों को लेकर काफी ज्यादा है और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, चने में 1.5% की गिरावट और देखने को मिली है और 4650 के आसपास के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील, आप कैसे देखते हैं? आपने प्रदीप जी की बात यहाँ पर सुनी, क्लियरली वो सरकार से यहाँ पर टाइम लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर्स यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर से भी बात की जा रही है। कंसर्न्स ऑफ कोर्स इस सेक्टर को काफी ज्यादा है, लेकिन इन सबके चलते प्राइसेस को क्या व्यू है? जी मनीषा जी, जैसे आपने बताया एमएसपी से काफी नीचे चने के भाव ऑलरेडी चल रहे हैं। 4650 4660 का भाव जो है अच्छा खासा डाउन है और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है एक टेक्निकल पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट कमिटीज हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने परचेज और सेल जो है अभी प्रोटेस्ट के तौर पे बंद करा हुआ है कई जगह पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर जो है देखने को मिला है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है एक पुल बैक देखने को मिल सकता है चने के प्राइसेस में। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना थोड़ा रिस्की लगता है। तो जो करंट पॉलिसीज हैं उसमें बहुत जल्दी फेरबदल हो रहे हैं और उसके चलते मुझे लगता है 4650 के रेंज में अगर आता है तो खरीदना चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले हैं 4600 का या 4610 का, और प्राइसेस एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग के तौर पे हो सकता है 4750 तक भी देखने को मिल जाए। आपको नहीं लगता 4750 के ऊपर भाव जाएंगे? जैसे आपने कहा कि यहां से भी 50 रुपए नीचे में एक स्टॉप लॉस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि 40-4010 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर समझिए कोई ऐसा होता है कि सरकार यहां पर और छूट देती है, क्योंकि हमने एक आधी स्टेट में ऐसा होता हुआ देखा भी है, वो एक सेंटिमेंट इंपैक्ट फिर आप आता हुआ देखेंगे प्राइसेस में? जी, मुझे लगता है कि यहीं पे थोड़ा मतलब जो इन्वेस्टर के दिमाग में जो डाउट्स हैं कि आगे चल के क्या स्टेप्स होने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं कि ये स्टॉक लिमिट जो है थोड़ा बहुत जल्दी में लिया हुआ डिसीजन है, और इवन जो आनंद फानंद में इंपोर्ट के क्वांटिटीज बढ़ाए जा रहे हैं उससे मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई ऑलरेडी बनी हुई है और प्राइसेस एमएसपी के और नीचे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से और ज्यादा सेलिंग मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो प्राइसेस है ऑलरेडी सारे फंडामेंटल्स को डिस्काउंट करके यहाँ पे नजर आ रही है। बट हाँ, 40-50 रुपए का मूवमेंट जरूर रहेगा। उसी वजह से हम ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को यही बताते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि कोई भी अनसर्टन अनएक्सपेक्टेड न्यूज आती है और मार्केट 100-200 रुपए और करेक्शन देता है जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, तो फंसे ना। बट मुझे लगता है 4610 का या 4600 का लेवल शायद चना ना पार कर पाए ऑन द लोअर साइड, तो 100-150 के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत बाइंग थोड़ा ज्यादा सेंसिबल लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर चना बेचना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो वीक फंडामेंटल्स हैं वो ऑलरेडी भाव यहाँ पर फैक्टर इन कर चुके हैं। यहाँ से खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, लेकिन जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि यहाँ से 100-150 रुपए की तेजी आपको शायद चने में देखने को मिल पाएगी, डिपेंडिंग ऑन की फंडामेंटल्स में चेंजेस हम बनता हुआ देखते हैं। लेकिन इसी के साथ प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुनील आपका भी साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे लेकर आएंगे ब्रेक के बाद फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।